Hey everyone and welcome back to Minds Mind Tutorials. So our today's topic is physiology of placenta and अगर BSc स्टूडेंट्स की हम बात करते हैं तो जनरली ये टॉपिक सिर्फ ऐसे सिंगल वर्ड्स में ही आता है कि फिजियोलॉजी ऑफ प्लेसेंटा को शॉर्ट नोट्स में या लॉन्ग आंसर टाइप ऑफ क्वेश्चंस में भी आ सकता है, एक्सप्लेन करिए। एंड इससे पहले ये जो टॉपिक रहता है इसके साथ प्लेसेंटेशन इन मैमल्स टॉपिक जो रहता है वो इसके साथ कनेक्टेड रहता है कहीं ना कहीं BSc स्टूडेंट्स के लिए, जिसमें क्लासिफिकेशन ऑफ प्लेसेंटा अकॉर्डिंग टू डिफरेंट क्राइटेरिया बेसिकली हम देखते हैं। इंट्रोडक्शन और डेफिनेशन क्या होती है प्लेसेंटेशन की, ऑब्वियसली ये सारी चीजें वहां पर पूछी जाती है। वहीं अगर हम बात करते हैं MSc जूलॉजी स्टूडेंट्स के लिए तो वहां पर हार्मोनल रेगुलेशन एंड फिजियोलॉजी ऑफ प्लेसेंटा इस तरीके से पूरा टॉपिक बनता है। सो प्लेसेंटेशन इन मैमल्स ऑलरेडी कंप्लीटेड है चैनल पर, आप चेक कर सकते हैं उसके पार्ट्स। देन उसके बाद फिजियोलॉजी ऑफ प्लेसेंटा का आज हम वीडियो सेगमेंट ले रहे हैं और इसके बाद हम प्लेसेंटा का हार्मोनल रेगुलेशन किस तरह से होता है उसका हम नेक्स्ट वीडियो सेगमेंट देखेंगे। सो स्टे ट्यून फॉर दैट एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं फिजियोलॉजी ऑफ प्लेसेंटा के साथ। एंड अगर आपने प्रीवियस पार्ट्स देखे होंगे जब मैं क्लासिफिकेशन ऑफ प्लेसेंटा को पढ़ा रही थी तो उसमें लास्ट जो कहना चाहिए क्राइटेरिया था हिस्टोलॉजिकल टाइप्स ऑफ प्लेसेंटा, उसमें हमने बैरियर्स को इंक्लूड करा था कि ऐसे क्या रीजंस है जिसकी वजह से जो फीटल ब्लड होता है और मैटरनल ब्लड जो होता है वो मिक्स नहीं होता। ये बात हमने समझी थी। तो उनको मिक्स ना होने के पीछे जो चीजें थी वो थी बैरियर्स, जो कि उनकी रुकावटें थी जिसकी वजह से फीटल ब्लड और मैटरनल ब्लड कभी भी मिक्स नहीं होता। बैरियर्स अलग अलग तरह के हो सकते थे जिसके बेसिस पर ऑब्वियसली हमने पूरा क्लासिफिकेशन ऑफ प्लेसेंटा कंप्लीट करा था। एंड अगर आपने वो नहीं देखा है सो आई वुड रिकमेंड पहले आप वो चेक करिए फिर आप यहां तक आइए। अब स्टार्ट करते हैं इसके बारे में। तो अब ये जो बैरियर्स है ये क्या करते हैं, ये कहीं ना कहीं दोनों के ब्लड को मिक्स होने से रोकते हैं और टोटल 6 काइंड्स ऑफ टिश्यूज वहां पर हो सकते हैं जो कि बैरियर की तरह एक्ट करते हैं। प्लेसेंटल बैरियर की अगर मैं बात करती हूँ तो वो जो ब्लड ऑफ फीटस होता है मदर का वो कभी भी ब्लेंड नहीं होता, मिक्स नहीं होता। ये कहीं ना कहीं इसके रीजंस है। तो ये मिक्सिंग या फिर ब्लेंडिंग ऑफ ब्लड जो है उसको रोकता है। लेकिन फिर क्वेश्चन ये उठता है कि फिर छोटा मोटा जो एक्सचेंज फीटल ब्लड और मैटरनल ब्लड में होता है वो फिर कैसे हो जाता है, क्योंकि ये तो हम जानते हैं कि रेस्पिरेशन होना है तो गैसेस जाएगी इधर उधर, यहाँ तक कि कोई न्यूट्रिशन है तो वो पास अगर होना है तो वो भी कुछ इसी तरीके से वहां पर पास हो सकता है। तो अगर कुछ चीजें वहां पर पास हो पा रही तो वहां पर बैरियर्स फिर कैसे वर्क करते हैं, अगर बैरियर्स मिक्सिंग ऑफ ब्लड को रोक रहे हैं तो कुछ चीजों का आने जाने कैसे दे रहे हैं। तो यहाँ पर उसका आंसर ये है कि ये जो बैरियर्स होते हैं ये पूरी तरह से कंप्लीटली बैरियर की तरह एक्ट नहीं करते, बल्कि ये अल्ट्रा फिल्टर्स होते हैं या फिर सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की तरह एक्ट करते हैं, यानी कि कुछ चीजों को ये जाने देंगे और कुछ चीजों को नहीं जाने देंगे। तो अकॉर्डिंग टू अगर हम लोग यहाँ पर थोड़ी सी टेक्निकली बात करते हैं तो जो रिलेशनशिप होती है प्लेसेंटल ट्रांसमिशन की वो मॉलिक्यूलर साइज के साथ देखने को मिलती है। यानी जितना छोटा साइज होगा वो तो यहाँ पर इन बैरियर्स से पास हो जाएगा, लेकिन कोई बड़ी चीज है तो वो पास नहीं हो पाएगी। तो ये अल्ट्रा फिल्टर्स की तरह एक्ट करते हैं, जैसे CO2 हो गई, O2 हो गई, इन्हें ये बैरियर्स पास होने देते हैं लेकिन मिक्सिंग ऑफ ब्लड नहीं होने देते। यहाँ तक कि अगर हम लोग बात करते हैं तो वाटर के मॉलिक्यूल्स हो गए, ऑक्सीजन हो गई, कार्बन डाइऑक्साइड हो गई, सॉल्युबल इनऑर्गेनिक मटेरियल्स हो गए जैसे कि क्लोराइड्स हो गए, फॉस्फेट्स हो गए सोडियम के, पोटेशियम और मैग्नीशियम हो गया, सॉल्युबल ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस हो गए जैसे कि मोनोसैकेराइड्स, कुछ हार्मोन्स, वाइटामिन, यूरिया, ये सारी चीजें जो है वो वहां पर प्लेसेंटा के बैरियर्स को पास कर सकती, जिनके नाम अभी मैंने आपके सामने लिए। तो अब ये जब चीजें पास होती है वो किस तरह से पास करती है, तो वो पास होती है डिफ्यूजन नाम की प्रोसेस के थ्रू। डिफ्यूजन के नाम तो आपने पहले भी सुना होगा, डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस। अगर नहीं पता है तो आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे, हम उसका एक नया वीडियो सेगमेंट बनाएंगे जिसमें डिफ्यूजन ऑस्मोसिस को मैं वहां पर अलग से एक्सप्लेन कर दूंगी। नेक्स्टली अगर हम बात करते हैं तो जो मैक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं यानी थोड़े से बड़े मॉलिक्यूल्स जो होते हैं जैसे कि पॉलीसेकेराइड्स हो गए, लिपिड्स हो गए, प्रोटीन्स हो गए, अगर हम इन सब्सटेंसेस की बात करें जो कि मैक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं तो ये बड़े मॉलिक्यूल्स एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं किसके थ्रू, ट्रोफोब्लास्ट सेल्स के थ्रू, जो कि एक प्रोसेस के थ्रू होते हैं जिसको पिनोसाइटोसिस कहते हैं। तो ट्रोफोब्लास्ट सेल्स जो होते हैं, ट्रोफोब्लास्ट सेल्स, ये ट्रोफोब्लास्ट सेल्स क्या करते हैं, ये मैक्रोमोलिक्यूल्स को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, मैक्रोमोलिक्यूल्स को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। और किस प्रोसेस के थ्रू, पिनोसाइटोसिस के थ्रू। अब बात सिर्फ यहाँ पर इतनी सी खत्म नहीं होती। अगर आप जानते होंगे तो मदर के जो ब्लड रहता है, मैटरनल ब्लड जो रहता है, उसमें कुछ एंटीबॉडीज भी बन जाती है जो कि किन डिजीजेस से लड़ने के लिए काफी होती है, जैसे कि डिप्थेरिया हो गया, स्केलेट फीवर हो गया, स्मॉल पॉक्स हो गए, मीजल्स हो गए। तो ये जो डिजीजेस जिनके नाम मैंने अभी लिए हैं, इन डिजीजेस की कुछ एंटीबॉडीज जो होती है वो मदर के ब्लड में बन जाती है, जिसको हम कहते हैं एक तरह से उसने उस इम्यूनिटी को एक्वायर कराया तो वो एक्वायर्ड इम्यूनिटी हो गई। और ये जो एंटीबॉडीज होती है इसी प्लेसेंटल बैरियर को
पार करते हुए फीटस तक भी पहुंच जाती है और फीटस को भी इम्यूनिटी प्रोवाइड कर देती है, जो कि अब फीटस के पास बनी बनी इम्यूनिटी आई, तो वो कैसी इम्यूनिटी हो जाएगी, वो पैसिव इम्यूनिटी हो जाएगी। तो अब यहाँ पर जो फीटस होगा वो पैसिवली इम्यूनाइज्ड हो जाएगा और अब उसको भी ये वाली प्रॉब्लम्स या फिर ये सारी जो डिजीजेस है, इलनेसेस है, वो फर्स्ट पीरियड जो होता है बर्थ का, यानी पैदा होने का जो शुरुआती टाइम रहेगा, उसमें उस फीटस को वो डिजीजेस नहीं हो सकती। कौन सी डिजीजेस? जैसे कि डिप्थेरिया हो गया, स्केलेट फीवर हो गया, स्मॉल पॉक्स हो गए, मीजल्स हो गए। तो मेरा कहने का यहाँ पर क्या मतलब बन रहा है कि बैरियर्स ऐसी चीज हैं जो कि ब्लड की मिक्सिंग या फिर ब्लेंडिंग को रोकते हैं, वो बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन वहीं पर कुछ छोटी चीजों को वो वहां से पास होने देते हैं, कुछ चीजों को वहां से पास होने देते हैं, इसलिए वो अल्ट्रा फिल्टर्स या फिर सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की तरह एक्ट करते हैं और डिफ्यूजन के थ्रू वो सब्सटेंसेस इधर उधर पास हो सकते हैं। और इसमें एंटीबॉडीज का रोल प्ले आपको बहुत याद रखना है, तो मैं यहाँ एंटीबॉडीज का जो नाम है वो यहाँ नोट कर देती हूँ। एंटीबॉडीज, सो एंटीबॉडीज क्या कर रही है, मैटरनल ब्लड जो है, मदर का जो ब्लड है, वहां से फीटस के ब्लड तक जाती है और मैटरनल ब्लड में वो कैसी इम्यूनिटी थी, एक्वायर्ड इम्यूनिटी थी, एक्वायर्ड इम्यूनिटी। वही फीटस के ब्लड में वो कैसी इम्यूनिटी बन गई, फीटस के ब्लड में वो पैसिव इम्यूनिटी बन गई, पैसिव इम्यूनिटी। और ये इम्यूनिटी कौन सी डिजीजेस के लिए थी, डिप्थेरिया हो गया, तो मैं उसको यहीं नोट कर देती हूँ, डिप्थेरिया हो गया, स्कारलेट फीवर हो गया, स्कारलेट फीवर, फिर उसके बाद स्मॉल पॉक्स, ऑफ कोर्स स्मॉल पॉक्स हो गए, और एक और क्या देख सकते हैं, मीजल्स, मीजल्स हो गए। तो ये डिजीजेस के नाम आपको यहाँ पर याद रखने हैं। अब अगर ये कुछ डिजीजेस को रोकने वाली जो एंटीबॉडीज होती है, जो कि डिजीजेस नहीं होने देगी फीटस में, अगर वो प्लेसेंटा से पार कर सकती है, तो ये यहाँ पर बात फिर से खत्म नहीं होती, बल्कि कुछ ऐसी डिजीजेस भी होंगी, कुछ ऐसे पैथोजेंस भी होंगे। पैथोजेंस कौन होते हैं, डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि बीमारी पैदा कर सकते हैं, वो ऑर्गेनिजम्स भी प्लेसेंटल बैरियर्स को क्रॉस कर सकते हैं। तो यहाँ पर बात ऐसी है कि अगर प्लेसेंटल बैरियर अच्छे हैं तो प्लेसेंटल बैरियर के थ्रू एक चीज और पास हो रही है। अगर प्लेसेंटल बैरियर पूरी तरह से रुकावट होते तो जरूर वहां से पैथोजन पास नहीं हो सकता था, लेकिन साथ में एंटीबॉडीज भी पास नहीं हो पाती। तो प्रॉब्लम यह है कि कुछ चीज पास हो रही है तो कुछ चीज नहीं पास होना चाहिए तो भी पास हो जाएगी, ये समझना आपके लिए जरूरी है। अब जैसे कि कुछ ऐसे पैथोजेंस होते हैं और वायरसेस होते हैं, पैथोजेंस होते हैं और वायरसेस होते हैं। ये पैथोजेंस और वायरसेस जो होते हैं प्लेसेंटल बैरियर को क्रॉस करके फीटस तक पहुंच जाते हैं और फीटस को इन्फेक्ट भी कर देते हैं, यानी फीटस को डिजीज हो सकती है, क्योंकि प्लेसेंटल बैरियर यानी कि अगर मदर इन्फेक्ट हो गई किसी पैथोजन या वायरस से, तो बहुत सारे ऐसे चांसेस है कि फीटस भी वहां इन्फेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये पैथोजन और वायरस जो प्लेसेंटल बैरियर है, प्लेसेंटा की रुकावट है, उसको क्रॉस कर लेते हैं। सो क्वेश्चन अराइजेस, किस तरह के पैथोजेंस और वायरसेस जनरली क्रॉस कर सकते हैं, जिनके साइज थोड़े छोटे होते हैं। ऐसे पैथोजेंस, ऐसे वायरसेस प्लेसेंटल बैरियर को क्रॉस करके फीटस तक पहुंच जाते हैं और उसको इन्फेक्ट कर देते हैं। अब वो डिजीजेस के नाम सुनिए, जैसे कि सिफिलिस हो गई, स्मॉल पॉक्स हो गई। स्मॉल पॉक्स की अगर एंटीबॉडीज पास हुई थी तो ये बात नहीं है कि उसको वो डिजीज हो ही नहीं सकती, पैथोजन वायरस तो वहां तक पहुंच सकता है, तो स्मॉल पॉक्स का भी हम वहां पर पॉइंट लेंगे। चिकन पॉक्स हो गया, मीजल्स हो गए, मीजल्स के वायरस भी आराम से प्लेसेंटल बैरियर को क्रॉस कर सकती है। ये तो एंटीबॉडीज की हमने बात की, एंटीबॉडीज उस तक पहुंच रही है, लेकिन उसके वायरस और पैथोजन भी वहां तक पहुंच जाएंगे। मीजल्स हो गया, रुबेला वायरस हो गए और जर्मन मीजल्स हो गए, जिसको हम रुबेला ही ऑफकोर्स कह सकते हैं। इस तरह की चीजें जो हो सकती है वो वहां पर पास हो जाएगी। तो मैं उसके नाम 2-3 यहाँ पर लिख देती हूँ, जैसे सिफिलिस हो गया, सिफिलिस, और यहाँ से स्मॉल पॉक्स की स्पेलिंग मिल जाएगी, मीजल्स की भी आप यहाँ पर और ऐड कर लेना। चिकन पॉक्स तो आपको लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, फिर भी लिख लेते हैं, चिकन पॉक्स हो गया, और जर्मन मीजल्स हो गया, रुबेला हो गया, जर्मन मीजल्स, एक सेकेंड, जर्मन मीजल्स। तो बात सिर्फ इतनी सी है कि अगर एंटीबॉडीज पास हो सकती है तो पैथोजेंस और वायरसेस भी पास हो सकते हैं प्लेसेंटल बैरियर से। और यहाँ तक कि जो ड्रग्स यानी दवाइयां जो होती हैं, जो मेडिकली यूज की जाती हैं, वो भी प्लेसेंटल बैरियर्स को क्रॉस कर सकती है। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो ड्रग्स मदर अगर ले रही है या फिर जो दवाइयां मदर ले रही है, ड्रग्स का मतलब सिर्फ वो वाले ड्रग्स नहीं होता, मेडिसिन वाले ड्रग्स की हम बात करते हैं। तो वो जो मेडिसिन अगर मदर ले रही तो वो मेडिसिन भी फीटस तक पहुंचती है। अब वो फीटस तक पहुंचेगी, इसलिए अगर आपको पता होगा तो प्रेगनेंसी में मदर को कुछ ऐसी स्पेसिफिक मेडिसिन होती है वही दी जाती है। अदरवाइज हर तरह की अगर मेडिसिन उसको दे दी जाएगी अगर मदर को, तो फीटस के ऊपर बहुत बुरा उसका वहां पर असर हो सकता है।
क्योंकि मेडिसिन जो होती है प्लेसेंटल बैरियर्स को क्रॉस कर सकती है और जो एम्ब्रियो होते हैं उन पर एडवर्स इफेक्ट्स कॉज कर सकती है। सो ऐसा बिलीव किया जाता है कि जो ड्रग थैलिडोमाइड होता है, आपने नाम सुना होगा इसके बारे में, थैलिडोमाइड, थैलिडो, और भी ड्रग्स होते हैं जो मदर को नहीं दिए जा सकते हैं प्रेगनेंसी के टाइम पे, पर ये जो थैलिडोमाइड होता है ये एक सिडेटिव की तरह यूज किया जाता है, सिडेटिव, ठीक है। तो सिडेटिव की तरह यूज किया जाता है। और जो जब विमेन जो रहती है वो जब अर्ली प्रेगनेंसी में होती है, शुरुआती प्रेगनेंसी की स्टेज में होती है, जो जनरली 25 से लेकर 44 डेज की आप मान सकते हैं। तो मान लीजिए किसी फीमेल की अगर हम बात करें, वो 25 से लेकर 44 डेज तक में प्रेगनेंसी के डेज है उसके, उसके अंदर एक्सटेंसिव डेफिशिएंसी आ सकती है उसकी डेवलपमेंट ऑफ लिम्स के अंदर, उसके एलिमेंट्री कैनाल के अंदर, जो कि नॉन परफोरेशन ऑफ द एनस हो सकता है, हार्ट में कोई प्रॉब्लम हो सकती है, इस तरह की चीजें वहां पर देखने को मिल सकती है। तो एम्ब्रियो में ये सारी प्रॉब्लम्स हो सकती है, ये बात आपको याद रखना है। थैलिडोमाइड एक अच्छा ड्रग नहीं है, फिर भी वो एक सेडेटिव की तरह यूज किया जाता है। इसके अलावा जो टू एंड फ्रो पैसेज होता है, यानी आगे जाने का और पीछे आने का जो पैसेज होता है मैटरनल और फीटल के अंदर, ब्लड के अंदर या उसकी जो मेम्ब्रेन्स होती है उनके बीच, वो बायोकेमिकल मॉलिक्यूल्स होते हैं जनरली। तो प्लेसेंटा क्या करती है, वो कुछ मटेरियल्स को स्टोर कर लेती है। प्लेसेंटा एक ऐसी चीज है जो बहुत सारी चीजों में हेल्प करती है। अभी मैं फंक्शंस ऑफ प्लेसेंटा भी आपको बताऊंगी। तो जैसे प्लेसेंटा क्या करती है, फैट को स्टोर कर लिया, ग्लाइकोजन को स्टोर कर लिया, आयरन को स्टोर कर लिया, और फिर जो मेटाबॉलिज्म होता है प्रोटीन्स का उसमें भी पार्टिसिपेट करती है। यहां तक कि एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह भी एक्ट करती है। जैसे कि एक एंडोक्राइन ग्लैंड होता है, तो एंडोक्राइन ग्लैंड का क्या मतलब होता है कि वो कुछ हार्मोन्स को सिक्रीट करेगी, जैसे कि एस्ट्राडियोल हो गए, प्रोजेस्टेरॉन हो गए, कोरियोनिक गोनेडोट्रोफिन हो गया, फिर प्लेसेंटल लैक्टोजेंस हो गए। ये सारी चीजें जनरली जो प्लेसेंटल मैमल्स होते हैं जिनके अंदर प्लेसेंटा का फॉर्मेशन होता है, उनके अंदर ये हार्मोन्स को भी रिलीज करती है प्लेसेंटा। तो प्लेसेंटा चीजों को स्टोर भी करके रख रही है, मेटाबॉलिज्म ऑफ प्रोटीन में हेल्प कर रही है, एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह एक्ट कर रही है। यहां तक कि कुछ ऐसे एनिमल्स जैसे कि रैबिट हो गए, तो रैबिट की अगर हम बात करते हैं तो उसमें जो प्लेसेंटा होती है वो एक तरह से सोर्स ऑफ रिलैक्सिन भी होती है। एक हार्मोन होता है रिलैक्सिन, तो वो रिलैक्सिन भी प्लेसेंटा से ही रिलीज होता है, जो कि एक तरह का प्रोटीन हार्मोन होता है, जो कि जब बच्चे को बर्थ देगा रैबिट, फीमेल रैबिट जब बर्थ देगी, तो उस टाइम पे उसके पेल्विक लिगामेंट्स जो होंगे उनमें रिलैक्सेशन कॉज करता है ये रिलैक्सिन हार्मोन, और वो इजीली फिर यंग वंस को बर्थ दे सकता है। तो रैबिट्स के अंदर क्या एग्जांपल लिया मैंने यहाँ पर, रैबिट्स में मैंने कहा कि प्लेसेंटा जो होती है वो रिलैक्सिन हार्मोन को सिक्रीट करती है, रिलैक्सिन हार्मोन को, और ये रिलैक्सिन हार्मोन पेल्विक लिगामेंट्स को रिलैक्स करवाता है। पेल्विक लिगामेंट्स को रिलैक्स करवा के क्या करता है, जो बर्थ हो रही है यंग वन की वो इजी हो जाती है, उसमें हेल्प करता है। तो ये तो रैबिट की बात होगी। अब मैं और डिटेल की बात अगर करूं तो एक छोटी सी अगर हम बात करते हैं कि प्लेसेंटेशन क्या है, एक प्रोसेस है जिसमें फीटल और मैटरनल ब्लड के जो सर्कुलेशन होते हैं वो बहुत ज्यादा पास आ जाते हैं, और जो प्लेसेंटा होती है रेस्पिरेशन में, एक्सक्रीशन में, न्यूट्रिशन में, फीटस के सभी फीटस की चीजों में हेल्प करती है। हाउएवर वहां पर कोई भी ब्लड स्ट्रीम्स में मिक्सिंग नहीं होती, ना ही फीटल ब्लड का मिक्स होता है मदर के ब्लड में, या ना ही जो मैटरनल ब्लड होता है वो फीटस के अंदर सर्कुलेट होने लगता है। तो फीटस का ब्लड उसकी बॉडी में सर्कुलेट करेगा और मदर का ब्लड उसकी बॉडी में सर्कुलेट करेगा। अब जो एक्सचेंज होता है दो सब्सटेंसेस या दो ब्लड्स के बीच में, वो कैसे होता है, तो वो डिफ्यूजन के थ्रू होता है, ये मैंने आपको यहाँ पर बताया। उसके बाद जो कहना चाहिए, ये जो बीच में ये कहना चाहिए फिल्टर्स आ रहे हैं, वो किस तरह के फिल्टर्स होते हैं, वो अल्ट्रा फिल्टर्स होते हैं, उसका नाम भी हमने यहाँ पर लिख लिया है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन भी आप समझ सकते हो। अब प्लेसेंटा के फंक्शंस की बात करते हैं। तो फंक्शंस में पहला फंक्शन तो होता है नरिशमेंट प्रोवाइड करती है। ये प्लेसेंटा क्या करती है, जो फीटस है डेवलपिंग फीटस उसको नरिशमेंट प्रोवाइड करती है। एक एस हटा देंगे आप, तो नरिशमेंट का काम करती है। उसके बाद रेस्पिरेशन में भी हेल्प करती है फीटस के, तो मैं रेस्पिरेशन भी यहाँ पे लिख लेती हूँ। रेस्पिरेशन जो होना है फीटस का, यानी कि उसके पास ऑक्सीजन पहुंचाएगी, उसकी CO2 को लेकर जाएगी, ये काम भी कौन करता है, प्लेसेंटा करती है। सो रेस्पिरेशन में हेल्प करती है। फिर उसके बाद एक्सक्रीटरी ऑर्गन भी है फीटस का, तो फीटस के एक्सक्रीशन में भी हेल्प करती है। अब जो जितने भी नाइट्रोजिनस वेस्ट वहां पर एक्यूमुलेट होते हैं वो प्लेसेंटा के अंदर ही एक्यूमुलेट होते हैं और वो डिफ्यूज होकर मैटरनल ब्लड में जाते हुए पाए जाते हैं। सो एक्सक्रीशन में भी कौन हेल्प कर रहा है, प्लेसेंटा ही हेल्प कर रही है। उसके बाद अगर आप बात करते हैं तो जो फीटस होता है उसको कहीं ना कहीं यूटेराइन वॉल से जोड़ के रखने का काम भी अगर कोई कर रहा है तो वो भी कौन है, प्लेसेंटा ही कर रही है। अगर आप समझे मेरी बात को मैं क्या कहना चाह रही हूँ, तो फॉर एग्जाम्पल ये यूटेरस की वॉल है,
ओके और यहाँ पर ये डेवलपिंग फीटस है। डेवलपिंग फीटस को इस यूटेरस की वॉल से जोड़ने का काम भी तो कहीं ना कहीं प्लेसेंटा का ही है। तो प्लेसेंटा एक काम और क्या कर रही है, प्लेसेंटा इज हेल्पिंग द फीटस टू अडेयर विद द मेटरनल यूटेराइन वॉल। आप इस तरीके से अपना पॉइंट लिख सकते हैं। उसके बाद प्लेसेंटेशन जो होगा वो प्रॉपर वे में अलग अलग तरीके से हो सकता है, वो तो आप ऑलरेडी जानते हैं। तो प्लेसेंटेशन हर एनिमल में, हर मैमल्स के अंदर अलग अलग तरह से करवाती है ये प्लेसेंटा। दूसरी बात, टिश्यू का प्रोटेक्शन करना जो कि फीटस और मैटरनल टिश्यू के बीच में हो सकता है, जिससे कि फीटस को एक सेफ्टी भी मिले और जितने भी नेसेसरी सब्सटेंसेज है वो इधर उधर पास होना है, तो वो सभी चीजें भी प्लेसेंटा करती है। यहां तक कि ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलकर या फिर एक सिंपल फूड में बदलकर स्टोर करके रखने का काम भी कौन करता है, ये प्लेसेंटा करती है। यहां तक कि वो प्लेसेंटा इस बच्चे के लिए लिवर की तरह एक्ट करती है। जैसे लिवर क्या करता है, ग्लाइकोजन को स्टोर करके रखता है हमारे लिए नॉर्मली, एक ह्यूमन की अगर हम बात करते हैं। तो अब एम्ब्रियो के पास तो अभी लिवर नहीं है, तो उसके लिवर की तरह कौन एक्ट करता है, ये प्लेसेंटा करती है। तो ये आप लिखेंगे कि ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में चेंज करती है, स्टोर कर लेती है, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलकर स्टोर कर लेती है, लिवर ऑफ फीटस की तरह एक्ट भी करती है। लिवर ऑफ फीटस का नाम लिख लिया आपने। फिर उसके बाद जो प्रोटीन्स होते हैं उनको डाइजेस्ट भी कर लेती है, जो कि फीटस तक डिफ्यूज किए जा सकते हैं। तो डाइजेशन ऑफ प्रोटीन भी कर लेती है, डाइजेशन ऑफ प्रोटीन, जिसको आप मेटाबॉलिज्म ऑफ प्रोटीन में भी इंक्लूड कर सकते हैं ऑब्वियसली। उसके बाद जो ओवरीज होती है मदर की, अगर हम उसकी बात करें तो वो भी एक तरह का हार्मोन सिक्रीट करती है जो कि प्रेगनेंसी को मेंटेन करती है, लेकिन बाद में वो हार्मोन ओवरी से रिलीज होना बंद हो जाता है, जिसको हम प्रोजेस्ट्रॉन कहते हैं बेसिकली। तो बाद में ओवरीज प्रोजेस्ट्रॉन रिलीज करना बंद कर देती है। ओवरीज में क्या, कॉर्पस ल्यूटियम का नाम आपने सुना होगा। तो जो कॉर्पस ल्यूटियम होते हैं वो प्रोजेस्ट्रॉन को सिक्रीट करते हैं, जिससे प्रेगनेंसी जो है वो मेंटेन रहती है, लेकिन एक लिमिट के बाद वो हार्मोन वहां से रिलीज होना बंद हो जाता है। तो प्लेसेंटा फिर क्या करती है, एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह एक्ट करती है, एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह एक्ट करती है। अब क्वेश्चन उठता है कि किस तरह के फिर वो हार्मोन्स को रिलीज करती है वहां पर, तो वो मैंने अभी आपको बताया था, मैं वो भी नोट कर देती हूँ यहाँ पर। जैसे कि एस्ट्राडियोल हो गया, एस्ट्राडियोल। फिर उसके बाद आप लिख सकते हैं प्रोजेस्टेरॉन, तो मैं यही लिख लेती हूँ, प्रोजेस्टेरॉन। फिर उसके बाद आपने सुना होगा जो ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोफिन होता है, तो मैं उसको सिर्फ कोरियोनिक गोनेडोट्रोफिन लिख रही हूँ, कोरियोनिक गोनेडोट्रोफिन ये रिलीज करती है। उसके बाद प्लेसेंटल लैक्टोजन को रिलीज करती है, प्लेसेंटल लैक्टोजन, जिसको मैं हार्मोनल रेगुलेशन जब पढ़ाऊंगी तो वहां सारी चीजें डिटेल में आपको समझाऊंगी, किस तरह से होता है, क्या होता है, किस तरह से मेंटेन करती है, सारी बातें वहां बताऊंगी। तो अगर टेंशन हो तो अभी नहीं लेना है, हम पढ़ेंगे इसको। और एक रैबिट्स का केस तो ऑफकोर्स मैंने आपको बताया, जिसमें रिलैक्सिन की एक एक्स्ट्रा बात और वहां पर भी की थी, ठीक है। तो एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह एक्ट करती है ये प्लेसेंटा, और सारी चीजों से प्रोटेक्ट करती है बच्चे को, उसके हर चीजों का ध्यान रखती है। सो ये कुछ फंक्शंस ऑफ प्लेसेंटा है जो आपको यहाँ पर फिजियोलॉजी ऑफ प्लेसेंटा में ही इंक्लूड करना है। एंड इसके बाद हार्मोनल रेगुलेशन ऑफ प्लेसेंटा जब भी हम स्टार्ट करेंगे तो उसके अंदर मैं ये हार्मोन्स के बारे में और डिटेल में बता दूंगी। तो बस अभी नाम जो थे इनके वो ही हमारे लिए सफिशिएंट थे। एक रिवीजन की बात करूं तो जनरली इस पे थोड़े ऑब्जेक्टिव्स आप क्वेश्चन के फॉर्म में कर लेती हूँ कि जैसे कि विच टाइप ऑफ प्लेसेंटा इज फाउंड इन मैन। अगर पूछा जाए कि मैन में किस तरह की प्लेसेंटा पाई जाती है, हीमो एंडोथीलियल, सिंडेस्मोकोरियल, हीमोकोरियल या फिर इपिथीलियोकोरियल, तो सही आंसर क्या होता है, हीमोकोरियल। हीमोकोरियल जो प्लेसेंटा होती है मैन के अंदर पाई जा सकती है। दूसरे तरह का क्वेश्चन आ सकता है जैसे किस तरह की प्लेसेंटा रैबिट के अंदर पाई जाती है, तो कॉन्ट्रा डेसिडुएट, डिस्कोइडल डेसिडुएट, नॉन डेसिडुएट या फिर नन ऑफ द अबव जो मैंने ऑप्शंस लिए, तो आप उसमें लिख सकते हो रैबिट्स के अंदर डिस्कोइडल डेसिडुएट प्लेसेंटा पाई जाती है। ट्रू प्लेसेंटा किस तरह की होती है, योक सैक प्लेसेंटा, एलेंटोइक प्लेसेंटा, एमनियन प्लेसेंटा या फिर नन ऑफ द अबव जो मैंने नाम लिया आपके सामने। तो जो ट्रू प्लेसेंटा होती है वो एलेंटोइक प्लेसेंटा होती है, तो ये नाम आपको पता होना चाहिए। मेन फंक्शन प्लेसेंटा का क्या होता है, न्यूट्रिशन फीटस का करवाना, फीटस का एक्सक्रीशन करवाना, कि रेस्पिरेशन करवाना। तो ये सारे ही ऑप्शन सही है क्योंकि सभी फंक्शन अभी आपने देखे। यहाँ तक कि ओपोसम के अंदर किस तरह की प्लेसेंटा आती है, योक सैक, एलेंटोइक या फिर दोनों तरह की या फिर दोनों नहीं हो सकती। तो फिफ्थ में आप आंसर इस तरह से, जो मेरा फिफ्थ क्वेश्चन मैं आपको बता रही हूँ, आप लिख सकते हैं योक सैक प्लेसेंटा जो होती है वो ओपोसम के अंदर पाई जाती है, योक सैक प्लेसेंटा। उसके बाद मैमल्स में किस तरह की प्लेसेंटा सिंपलेस्ट प्लेसेंटा कहलाती है, योक सैक, डेसिडुएट, एलेंटोइक या फिर कुछ भी नहीं हो सकता। तो सिंपलेस्ट प्लेसेंटा योक सैक प्लेसेंटा होती है, जिसका दूसरा नाम विटेलाइन प्लेसेंटा भी होता है। तो ये सारी बातें जब मैंने
मैंने प्लेसेंटेशन इन मैमल्स स्पेशली टॉपिक को स्टार्ट करा था, उसमें हर तरह की डिटेल्स बताई थी। आज भले ही हमने फिजियोलॉजी ऑफ प्लेसेंटा देखी हो, लेकिन हमने ऑब्जेक्टिव्स को अगर समझने की कोशिश की तो उस टॉपिक से भी कनेक्ट करा है। सो फिजियोलॉजी ऑफ प्लेसेंटा यहाँ पर कंप्लीट होता है। फंक्शंस ऑफ प्लेसेंटा भी हमने इसी में इंक्लूड कर लिया। सो आई थिंक वी शुड स्टॉप द वीडियो हियर। और इसके बाद हार्मोनल रेगुलेशन ऑफ प्लेसेंटा हम जब भी स्टार्ट करेंगे, आप चैनल पे देखते रहें, आ करें, सब्सक्रिप्शन ऑन करके रखें, एंड जो बेल आइकन होता है उसको भी आप ऑन रखें, तो जब भी मैं कुछ नया वीडियो अपलोड करूंगी तो आपको उसकी वहां पर नोटिफिकेशन आ जाएगी। सो आई थिंक वी शुड स्टॉप द वीडियो नाउ. And if you haven't subscribed the channel yet, do subscribe the channel, like the video, share the video with all your near and dear ones. Thank you so much and happy learning.